नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम मनुष्य की कुछ सिस्टम्स जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और आज का टॉपिक हमारा रहेगा उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है उत्सर्जन? जब सिस्टम की पूरे की बात कर रहे हैं तो इस उत्सर्जन की परिभाषा हमें ध्यान में रखना है। और देखिए, उत्सर्जन की यदि परिभाषा के रूप में हम बात करें तो नाइट्रोजन से जो युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता, उन नाइट्रोजन से युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन बन गई, एन लिखा है हमने नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन से युक्त अपशिष्टों को बाहर त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये यहाँ तक बात हो गई। अब बात करेंगे कि नाइट्रोजन से संबंधित जो अपशिष्ट होते हैं वो कौन कौन से रूप में होते हैं। तो कुछ होते हैं अमोनिया के रूप में होते हैं, कुछ यूरिया के रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो प्रकार के भागों के बारे में बात करेंगे कि कुछ जो प्राणी होते हैं अमोनोटेलिक होते हैं, कुछ यूरिकोटेलिक होते हैं और कुछ यूरियोटेलिक होते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं अमोनोटेलिक, यूरिको, एक शब्द को पकड़ना है केवल, यूरिकोटेलिक, और एक है यूरियोटेलिक। देखिए दोनों शब्द एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है, यहाँ पे यो है और यहाँ पे क है। अंतर समझ में आया? अब देखिए यहाँ तो अमोनिया का यानी NH3 का निष्कासन करेंगे। NH3 अमोनिया का निष्कासन करने वाले जंतु क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक। अब यहाँ पे इस यूरिकोटेलिक को लेने से पहले यूरियोटेलिक को लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। यूरियो का मतलब होता है यूरिया से संबंधित, और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इस यूरिया की बात करें तो पहला कार्बनिक पदार्थ है जो कृत्रिम विधि के द्वारा बनाया गया है, अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया, वो है यूरिया। तो यूरिया का निष्कासन करने वाले जंतु यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूरिक को लिखा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग या वैसे याद कर लेना, यूरिक अम्ल को निष्कासन करने वाले जंतु यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। देखिए यूरिकोटेलिक में कौन कौन आते हैं और यूरियोटेलिक में कौन कौन आते हैं। तो एक तो आपके जो उभयधर्मी होते हैं एम्फिओक्सिस, जिन्हें आप लोग बोलते हैं उभयचर बोलते हैं। एक तो उभयचर जो होंगे, जैसे मेंढक लिखा मैंने, मेंढक किसका निष्कासन करता है? यूरिया का निष्कासन करता है, इसलिए वो क्या कहलाया? यूरियोटेलिक कहलाया। इसी प्रकार से जो मेमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, मेमल्स यानी स्तनधारी, ये भी किसका निष्कासन करते हैं? यूरिया का निष्कासन करते हैं, इसीलिए इनको भी किस में रखा जाता है? यूरियोटेलिक में रखा जाता है। यूरिक अम्ल की बात करें तो कुछ स्पीसीज होती है, आकाश में उड़ने वाले जो जंतु होते हैं वो होते हैं,
जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं जंतु वो भी किसका निष्कासन करते हैं, यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसके एग्जाम्पल के रूप में पक्षी कुल के जो भी सदस्य हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, यूरिकोटेलिक यानी एवीज वर्ग जो होता है वो यूरिकोटेलिक होता है। इसी प्रकार हम बात करें जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में जो जंतु पाए जाते हैं, जीवधारी पाए जाते हैं, वो भी किसका निष्कासन करते हैं, यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं, इसीलिए वो भी क्या है, यूरिकोटेलिक। जैसे रेप्टाइल सर्प, ठीक है, तो ये क्या है, यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। अब देखिए जो ये अमोनिया होती है ये विषैली होती है, लेकिन जल में घुल जाने के बाद ये कम विषैली हो जाती है। अमोनिया शरीर के लिए घातक होती है, विषैली होती है, लेकिन जैसे ही जल में घुलेगी क्या हो जाएगी, कम हानिकारक हो जाएगी। अब जो हम बात करेंगे कि प्रोटोजोआ से लेके जो कोर्डेट तक है, कौन कौन से संघ है और इनमें किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन के कौन कौन से अंग हैं, तो हम जो परीक्षा में अक्सर बार बार से पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो उत्सर्जन अंगों का होगा, उत्सर्जन अंगों का टॉपिक होगा। तो हम नेक्स्ट में बात कर रहे थे कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जन अंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करें हम प्रोटोजोआ में आता है अमीबा, ठीक है। अमीबा के बाद हम बात करेंगे हाइड्रा। इन दोनों में उत्सर्जन हेतु संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से रिक्तिकाएं होती हैं इनमें, लेकिन ये एक्टिव होती है, लगातार संकुचित होती रहती है। तो प्रोटोजोन्स में जो उत्सर्जन अंग हो गया वो कौन सा अंग, संकुचनशील रिक्तिकाओं के द्वारा। तो आपका प्रश्न बन के आता है कि अमीबा में उत्सर्जन का कार्य करता है, तो कौन करता है, संकुचनशील रिक्तिकाएं। इसके बाद हम बात करें प्लेट हेलमिन्थीज, जो चपटे कर्मी होते हैं उनमें उत्सर्जन अंग के रूप में होता है ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा में भी ये प्रश्न आया है और आपके रीट में भी अच्छा प्रश्न है उत्सर्जन के बारे में। तो केचुआ जो होता है वो एनिलिडा संघ का सदस्य होता है और इसमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ये नेफ्रीडिया जो होते हैं वो उत्सर्जन का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्थ्रोपोडो प्राणी, ऑर्थ्रोपोडो संघ की बात करेंगे, उस संघ में उपस्थित प्राणियों की। तो ऑर्थ्रोपोडो जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है, सभी संघों में सबसे बड़ा संघ कौन सा, ऑर्थ्रोपोडा। और इस संघ की पहचान एक इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी भी प्राणी का शरीर खंडों में विभक्त हो, जैसे बिच्छू है, मकड़ी है, कॉकरोच है, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, ऑर्थ्रोपोडा में जाएंगे, क्योंकि इनका शरीर हर एक स्टेप के बाद कटा हुआ है, यानी खंडों में विभक्त हुआ है, इसीलिए इसको कहा गया ऑर्थ्रोपोडा। और सबसे बड़ा संघ है ये, तो यहाँ पे मैंने लिखा सबसे बड़ा संघ। ये भी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा संघ है तो ऑर्थ्रोपोडा। नंबर 2 पे होता है सबसे बड़ा मोलास्का। 2 नंबर की यदि बात करें तो सबसे बड़ा संघ, और 1 नंबर पे तो वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मेलपिगियन नलिका और कॉक्सियल ग्लैंड पाई जाती है। ये 2 ग्रंथियां नलिका ट्यूब्स के रूप में होती हैं, दोनों ही उत्सर्जन का काम करती हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन के रूप में यानी एग्जाम्पल के रूप में रखा है मकड़ी और बिच्छू। मकड़ी और बिच्छू दोनों ऐसे हैं जिनमें मेल पिगहीन नलिका और कोक्सियल ग्लैंड दोनों पाई जाती है। देखिए हम लोग इस मकड़ी के बारे में थोड़ा सा लेते हैं। इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग खंडों में विभक्त, इसलिए ये किस संघ का सदस्य है? ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा संघ की पहचान का एक इजी लक्षण है, ये सबसे इजी लक्षण है। अब बात करते हैं इस मकड़ी में, तो मकड़ी में ग्वानिन पाया जाता है। इस ग्वानिन की वजह से ही हमारी बॉडी पे क्या होते हैं? फफोले फफोले से हो जाते हैं। तो मकड़ी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्वानिन अम्ल पाया जाता है। ग्वानिन अम्ल, ग्वानिन पाया जाता है। इस अम्ल की वजह से हमारी बॉडी पे फफोले से हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोलास्का। तो मोलास्का में होते हैं केबर के अंग या बोजिनस के अंग। ध्यान देना यहाँ पे बोजिनस का जो अंग है वो तो उत्सर्जन का काम करता है, लेकिन इससे ही मिलता जुलता एक अंग है जो है जैकबसन का अंग। और जैकबसन का जो अंग होता है वो गंध ग्रहण करने का कार्य करता है, गंध का पता लगाने का काम करता है। तो नोट के रूप में हम यहाँ पढ़ते हैं गंध ग्रहण करने का कार्य, गंध ग्रहण करने का काम या कार्य कौन सा अंग करता है? का कार्य कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? जैकबसन का अंग, जैकबसन का अंग। ये जैकबसन का अंग जो होता है वो गंध ग्रहण करने का काम करता है, और इससे ही मिलता जुलता है बोजिनस का अंग। ये बोजिनस का अंग क्या काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है। तो ये विभिन्न संघों में उत्सर्जन ऑर्गन्स पूरे होते हैं, उत्सर्जन का काम करने वाले अंग पूरे होते हैं। ह्यूमन की यदि बात की जाए तो ह्यूमन में उत्सर्जन का जो काम करता है अंग मुख्य रूप से तो वो होता है आपकी किडनी, आपका अवरिक, जिसे आप नेफ्रॉन बोलते हैं। इस नेफ्रॉन के माध्यम से, इस किडनी के माध्यम से जो मनुष्य भी होता है वो यूरिया का निष्कासन करता है, और यूरिया का निष्कासन करने के कारण ये कौन से संघ में जाता है भी? यूरियोटेलिक में। अभी आपको बताया था यूरियोटेलिक में। तो यहाँ याद रखना अच्छे से, ये भी प्रश्न पुटअप हो सकता है, क्योंकि यूरिया का निष्कासन किस में होता है? यूरियोटेलिक में। और मानव है जो यूरिया का निष्कासन करता है, इसीलिए वो किस में? यूरियोटेलिक में जाता है। नेक्स्ट में हम जो और बच गए पार्ट्स उत्सर्जन के, उनके डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।